नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर भारत की कूटनीति को दिलाई बड़ी जीत। लॉस एंजलिस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में धमाका, 3 अधिकारियों की मौत। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर एयरस्पेस बैन 24 अगस्त तक बढ़ाया। ट्रंप ने जीनियस एक्ट पर साइन कर ब्रिक्स को दी डॉलर चुनौती की चेतावनी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से दी नया बिहार बनाने की एनडीए प्रतिज्ञा। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका ने आखिरकार टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये वही संगठन है जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमला कर 26 लोगों की जान ले ली थी। अमेरिका ने साफ कहा है कि टीआरएफ दरअसल लश्कर ए तैयबा का ही मुखौटा है, जिसे पाकिस्तान ने एक नए नाम के साथ पेश किया था। अब अमेरिका के इस फैसले से टीआरएफ की फंडिंग पर वैश्विक स्तर पर रोक लगेगी और पाकिस्तान पर भी आर्थिक दबाव बढ़ेगा। भारत लंबे समय से टीआरएफ की सच्चाई को उजागर करता आ रहा था और अब उसके प्रयास रंग लाए हैं। यूएनएससी में चीन और पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने अब उसे अल कायदा और आईएसआईएस की लिस्ट में डाल दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 32 देशों में टीआरएफ के खिलाफ सबूत साझा किए थे। अमेरिका को अब सिर्फ संगठन नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी सीधा दबाव बनाना होगा। आतंकवाद को लेकर अब कोई दोहरी नीति नहीं चलेगी। टीआरएफ को आतंकी घोषित किया जाना भारत की कूटनीतिक जीत है और आतंक की वैश्विक पहचान का एक निर्णायक मोड़ है। लॉस एंजलिस के एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुए धमाके में 3 अधिकारियों की मौत हो गई है। बम निरोधक दस्ता जब विस्फोटक सामग्री को ले जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। शेरिफ रॉबर्ट लूना ने इसे 1857 के बाद विभाग की सबसे बड़ी जनहानि बताया है। शुरुआती जांच में इस घटना को एक दुखद दुर्घटना माना गया है और आतंकवाद की संभावना से इनकार किया गया है। घटनास्थल को तुरंत सुरक्षा घेरे में लिया गया और कोई आम नागरिक हताहत नहीं हुआ। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल और दूसरी एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई है। लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोटक के वक्त बम स्क्वाड एक्टिव ड्यूटी पर था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन घटना की जांच मूल बिंदु से दोबारा शुरू की जाएगी। फिलहाल 3 अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर लगे एयरस्पेस बैन को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ये पाबंदी नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के विमानों पर लागू होगी। पाकिस्तान ने ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने भी इसके जवाब में पाकिस्तानी विमानों के लिए 24 जुलाई तक एयरस्पेस बंद किया है। दोनों देशों के बीच ये एयरस्पेस टकराव अब वैश्विक उड़ानों को भी प्रभावित कर रहा है। हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से युद्ध विराम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन तनाव बरकरार है। एयरस्पेस की ये लड़ाई सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी असर डाल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस एक्ट कानून पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को डिजिटल करेंसी की मोड़तोड़ से सबसे आगे ला दिया है। इस एक्ट का उद्देश्य अमेरिका को ग्लोबल डिजिटल करेंसी का नेतृत्व देना और डॉलर की वैश्विक स्थिति को मजबूत करना है। ट्रंप ने ब्रिक्स के देशों को चेतावनी दी है कि डॉलर को चुनौती देने की कोशिशें नाकाम होंगी। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स ने ऐसा किया तो अमेरिका 10% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि ब्रिक्स अब एक कमजोर और बिखरता हुआ समूह है, जिसकी बैठकें भी अब खाली होने लगी है। उनका कहना है कि डॉलर की वैश्विक स्थिति को गंवाना ऐसा होगा जैसे कोई विश्व युद्ध हार जाए। ट्रंप की इस बयानबाजी से वैश्विक वित्तीय और कूटनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी निगाहें इस कानून के प्रभाव और ब्रिक्स की प्रतिक्रिया पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की तारीफ की और राज्य में पारदर्शी नियुक्तियों की सराहना की है। मोदी ने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जीविका दीदी योजना की भी प्रशंसा की है। पीएम ने कहा कि पहले बिजली 8 घंटे मिलती थी, अब 125 यूनिट मुफ्त दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाई गई है।
नीतीश ने कहा कि केंद्र ने बजट में बिहार को बड़ी आर्थिक सहायता दी है। मखाना बोर्ड, खेलो इंडिया जैसे प्रोजेक्ट से राज्यों को नई दिशा मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया बिहार बनाना एनडीए की प्राथमिकता है। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की है। यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल और जी किशन रेड्डी सहित कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। बैठक में संसद के 21 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र को लेकर सरकार का पक्ष और संभावित विपक्षी हमलों पर विचार विमर्श किया गया। माना जा रहा है कि बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण और पहलगाम आतंकी हमले जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार की रणनीति तय की गई है। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सपा जैसे दलों ने एसआईआर को चुनावी लाभ का प्रयास बताया है। वही सरकार ऑपरेशन सिंदूर को बड़ी कूटनीतिक और सैन्य सफलता मान रही है। संसद का ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा और संभावना है कि राजनाथ सिंह सदन में सुरक्षा से जुड़ा बयान दे सकते हैं। बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय की अलग से उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। बिहार और बंगाल में चुनावी गर्मी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में बिहार में नया एनडीए सरकार बनाने का नारा दिया है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि तृणमूल औद्योगिक विकास में बाधा बनी है। पीएम ने कहा, अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आई है तो ये देश के सबसे विकसित राज्यों में गिना जाएगा। उन्होंने बंगालियों को राज्य में रोजगार दिलाने का भरोसा भी जताया है। मोदी ने जय मां काली के नारे से भाषण की शुरुआत की और कहा कि बीजेपी एक समृद्ध बंगाल बनाना चाहती है। बंगाल की धरती को प्रेरणा का एक स्रोत बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां निवेश और उद्योग का माहौल बनाएगी। अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद बीजेपी की रणनीति साफ दिख रही है। बंगाल में 2026 के चुनाव से पहले ही बीजेपी मोर्चा खोल चुकी है। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई और भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही है। इसी दौरान अफगानिस्तान, म्यांमार और तिब्बत में भी धरती कांपी है। अफगानिस्तान में 4.2 और 4.0 तीव्रता के 2 झटके दर्ज किए गए, जिनकी गहराई क्रमशः 190 और 125 किलोमीटर थी। तिब्बत में भी 3.6 तीव्रता का भूकंप आया और म्यांमार में 3.7 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। इन सभी झटकों में अभी तक जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। इससे पहले हरियाणा के रोहतक और झज्जर में भी हल्के भूकंप दर्ज किए गए थे। रोहतक में तीव्रता 3.3 और झज्जर में 2.5 मापी गई थी। भूकंप आने का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल होती है। भारत, खासकर हिमाचल क्षेत्र भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जा रहा है। यहाँ इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की टकराव से लगातार भूकंपीय गतिविधियां होती रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में और भी झटके महसूस किए जा सकते हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे हुआ, जब दिल्ली से आगरा जा रही एक इको कार एक भारी वाहन से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की वजह ड्राइवर को आई नींद बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरा हादसा सुबह 4 बजे हुआ, जब दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही एक निजी बस पलट गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। जिला प्रशासन ने सभी घायलों को इलाज और राहत पहुंचाने की व्यवस्था की है।
एसएसपी श्लोक कुमार और डीएम ने खुद अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। पुलिस ने दुर्घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे पर सावधानी और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा को लागू कर दिया है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब राज्य के 90% घरेलू उपभोक्ताओं को पूरी तरह मुफ्त बिजली मिलेगी। योजनाओं के लिए 3,797 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी और इसका लाभ जुलाई के बिल में ही मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इससे 1,68,00,000 उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला गरीबों की राहत के लिए लिया गया है। पहले जहां बिजली की आपूर्ति सीमित थी, अब हर घर में नियमित आपूर्ति हो रही है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लाभ पहुंचेगा। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में हालिया विधानसभा हिंसा पर सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में गुंडागर्दी सरकार के संरक्षण में हो रही है और हालात राष्ट्रपति शासन के जैसे बन चुके हैं। ठाकरे ने मनसे के साथ मराठी भाषा के मुद्दे पर सहयोग का संकेत भी दिया है। उन्होंने त्रिभाषा नीति पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अगर विधायकों के समर्थकों की मारपीट विधानसभा में ही हो रही है तो सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उन्होंने भाजपा विधायकों द्वारा हिंसा के पुराने मामलों का भी हवाला दिया। ठाकरे ने ये चेतावनी दी कि सरकार की निष्क्रियता राज्य की छवि को खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अराजकता का अंत जरूरी है। ठाकरे ने कहा कि सरकार संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में विफल हो रही है। राज ठाकरे ने मीरा रोड की जनसभा में मराठी भाषा और अस्मिता पर हमला करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मराठी का मजाक उड़ाया गया तो हम दुकानें ही नहीं, स्कूल भी बंद करवा देंगे। हाल ही की विधानसभा हिंसा का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं ने मराठी सम्मान के लिए हाथ उठाया था। उन्होंने हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले को महाराष्ट्र की पहचान मिटाने की साजिश बताया है। ठाकरे ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा कि वे मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने मांग की कि मराठी को अनिवार्य किया जाए और हिंदी को नहीं थोपा जाए। ठाकरे ने कहा, ये रणनीति कांग्रेस के समय से जारी है, अब बीजेपी उसे आगे बढ़ा रही है। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दी है कि मराठी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीवी की सबसे यादगार बहू एक बार फिर लौट रही है, स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नए सीजन में तुलसी बनकर वापसी कर रही है। शो का प्रोमो खुद स्मृति ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस इमोशनल प्रोमो में वो पुराने शांति निकेतन की गलियों से गुजरती नजर आती है। मिहिर तुलसी की शादी का कार्ड, गोमजी की जैकेट और बाकी तस्वीरें सब कुछ भावुक कर देता है। रिबूट में अमर उपाध्याय भी मिहिर के किरदार में फिर दिखेंगे। शो 29 जुलाई से स्टार प्लस और जियो सिनेमा पर प्रसारित होगा। प्रशंसकों में शो को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सवाल यह है, क्या तुलसी फिर से दर्शकों के दिलों में वही जगह बना पाएगी? स्मृति ईरानी ने राजनीति से ब्रेक की बातों को नकारा है, कहा कोई अवकाश नहीं। फिल्म निर्माता निर्देशक फराह खान इन दिनों ब्लॉगिंग के जरिए सितारों के घरों घरों की सैर करा रही है। इस बार फराह पहुंची अभिनेता सोनू सूद के घर और साथ थे उनके कोक दिलीप। वीडियो में सोनू का घर और परिवार सभी दर्शकों को खूब पसंद आया है। घर की बालकनी के पास आम के पेड़ है जिनके फल सीधे नीचे टपकते हैं। फराह के कुक दिलीप ने वहां मस्ती भी की और बताया कि अब उसका पासपोर्ट बन गया है। सोनू सूद ने अपने करियर में विलेन से लेकर डायरेक्टर तक का सफर तय किया है। उनकी फिल्म फतेह को उन्होंने खुद डायरेक्टर भी किया है। फराह का ब्लॉग यूट्यूब पर काफी पॉपुलर हो रहा है। सोनू के फैंस को उनका घरेलू अंदाज देखकर एक नया अनुभव मिला है। फराह ने कहा, कैमरे के पीछे की जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प होती है। फिलहाल आवाज इंडिया समाचार में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।